नमस्कार, मैं रजनी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आपके काव्य खंड का पाठ 6, यह दंतृत मुस्कान और फसल। यह दंतृत मुस्कान कवि नागार्जुन द्वारा रचित है, जिसमें जब वो अपने छोटे बच्चे को पहली बार देखते हैं तो उसकी मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें इस कविता के द्वारा अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। तो चलिए आरंभ करते हैं यह दंतृत मुस्कान कविता की सप्रसंग व्याख्या। तुम्हारी ये दंतृत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसरी तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा, कठिन पाषाण छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि बच्चे को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम्हारे अभी नए नए दांत आए हैं। इन छोटे दांतों से झलकती मुस्कान इतनी मनमोहक है कि ये निर्जीव व्यक्ति के हृदय में भी जान डाल देती है। इस मुस्कान को देखकर मृतक में भी प्राणों का संचार होने लगता है। तुम्हारा ये धूल मिट्टी से सना शरीर कमल के समान शोभामान प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है कि यह कमल का फूल तालाब में नहीं, मेरी झोंपड़ी में खिल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा कोमल स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया है। तुम्हारे शरीर का कोमल स्पर्श बांस और बबूल जैसे कांटेदार वृक्षों में भी शेफालिका के फूल झरने लगता है। कवि का मन भी बांस और बबूल की भांति शुष्क था। अब बच्चे की मुस्कान देखकर उसका मन शेफालिका की भांति सरस और सुंदर हो गया है। बच्चे उन्हें काफ़ी लंबे अंतराल के बाद देखते हैं तो पहचान नहीं पाते। वह उसे एक अतिथि समझते हैं और उसे एकटक निहारता जा रही है। उन्हें यह भी नहीं पता कि सामने खड़ा व्यक्ति उनका क्या लगता है। थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न जाता जान। तुम्हारी ये दंतृत मुस्कान, धन्य तुम, तुम्हारी माँ भी धन्य। चिर प्रवासी मैं इत्र, मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि बच्चे से पूछता है कि क्या वह उसे इस तरह लगातार निहारते हुए देखकर थक नहीं गया। चलो मैं ही अपनी आंखें पीछे हटा लेता हूँ। तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए स्वाभाविक है कि मुझे पहचान नहीं पा रहे। कवि अपनी पत्नी के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हुआ कहता है कि तुम्हारी माँ धन्य है। यदि वह आज माध्यम ना बनी होती तो शायद मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता। तुम्हारी माँ ने ही बताया है कि तुम मेरी संतान हो, तब मैं तुम्हारे छोटे छोटे दांतों से झलकती मुस्कान को भी नहीं जान पाता। आज मैं इस मुस्कान को देखने का सुअवसर पा रहा हूँ। तुम और तुम्हारी माँ दोनों धन्य हैं, क्योंकि मैं तो लंबे समय तक बाहर रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक अपरिचित हूँ, एक अतिथि की तरह। तुम्हारा पालन पोषण तुम्हारी माँ ने ही किया है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तुम्हारा पालन पोषण करने का सौभाग्य नहीं मिला। अर्थात तुम्हारी माँ
इस प्यार के लिए सचमुच धन्य हैं। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क अर्थात घी, दूध, दही, शहद और गंगा जल को मिलाकर बनाया गया एक पेय पदार्थ। देखते हो तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंत्रुत मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि की पत्नी अर्थात बच्चों की माँ ही उसका पालन पोषण करती रही, वही उसे मधुपर्क भी चटाती रही। तुम उसकी उंगलियां चाट कर ही बड़े हुए हो, अतः तुम उसी को पहचानते हो। भला मुझे कैसे पहचानोगे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए अतिथि हूँ। तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम मुझे तिरछी चितवन से देख रहे हो। तुम मुझे तिरछी निगाहों से देखने का प्रयास कर रहे हो। जब भी मेरी आँखें तुम्हारी आँखों से मिलती हैं तो तुम्हारी ये दंत्रुत मुस्कान देखकर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझे ये तुम्हारी मुस्कान बड़ी मोहक व सुंदर प्रतीत होती है। इस कविता में बच्चे की मुस्कान का सहज स्वाभाविक वर्णन हुआ है। कनखी मारकर देखना, आंखें चार होना आदि मुहावरों का प्रयोग है। मधुपर्क शब्द में माँ का माधुर्य और वात्सल्य झलकता है। भाषा सरल और सुबोध है। चलिए आरंभ करते हैं दूसरी कविता फसल। इस कविता के माध्यम से कवि फसल की महत्ता बताना चाहता है कि फसल दो प्रकार के तत्वों से तैयार होती है, मानवीय तत्व और रासायनिक तत्व। तो चलिए आरंभ करते हैं सारांश। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अर्थात कवि कहता है कि फसल को उगाने में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई एक या दो नदियों का जल नहीं, अनेक नदियों का जल फसलों को सींचता है। इस जल का फसलों पर जादुई प्रभाव दिखता है। पानी का जादू फसलों के विकास के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार फसलों के उगाने में किसी एक या दो व्यक्ति के हाथों का श्रम नहीं, अर्थात लाखों करोड़ों हाथों का स्पर्श इस फसल को गरिमा प्रदान करता है। सभी मिलकर फसल को उसके परिणाम तक पहुंचाते हैं। हजार हजार खेतों की मिट्टी में उगती और फलती फूलती है फसल। मिट्टी का गुण धर्म ही फसल को उगाना है। इस प्रकार मिट्टी, मानव का श्रम तथा नदियों के जल से मिलकर फसल पैदा करने में अपना अपना योगदान देती हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि इस प्रश्न का उत्तर देता है कि फसल क्या है। कवि फसल को अपनी दृष्टि से देखता है और कहता है कि फसल अनेक नदियों के पानी का जादू और मनुष्य के हाथों का स्पर्श का सुखद परिणाम है। फसल के रूप में उसकी महानता प्रकट होती है। फसल के उगने में सूर्य की किरणें, हवा की थिरकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूर्य की किरणें भोजन को रूपांतरित करके फसलों में प्रविष्ट करवाती है, जिससे उसका विकास होता है। हवा का प्रभाव भी फसलों पर पड़ता है। बिना हवा के फसल फल फूल नहीं सकती। आशा है कि आपको इन कविताओं का सारांश समझ आ गया होगा।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।